हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको साइकोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना रहने देंगे। आज हम इसमें इम्पोर्टेंट 25-30 क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन से है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य तो व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन से है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाने की ओर प्रयासरत होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन है हरलॉक का। इसमें हरलॉक सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर है, बाल्यावस्था की उम्र होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, 9 से 15 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था की उम्र होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, 12 से 18 होती है किशोरावस्था की, और जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है शिशुअवस्था। 9 से 15 वर्ष इसमें प्रारंभिक किशोरावस्था को हम 9 से 15 वर्ष तक मान सकते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, बालकों की विकास अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वता तक की अवस्था का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में त्वरित विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? हॉल ने ये कहा है कि किशोरावस्था जब बच्चा 11 या 12 वर्ष का हो जाता है तो उसके शारीरिक परिवर्तन एकदम से होते हैं, अचानक होते हैं, त्वरित विकास होता है। ये सिद्धांत हॉल के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण और अधिगम के तत्व हैं शिक्षक, शिष्य और शिक्षण की क्रिया, अधिगम की क्रिया, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण और अधिगम के तो ये सभी तत्व आता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 6, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति, उपयोग सभी। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ तो इसमें उपयोग सभी हो जाएगा। आवश्यकता भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है, आकांक्षा स्तर और बालक की रुचि भी प्रभावित करती है, और संवेगात्मक स्थिति भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदर को जब मैंने देखा मार गया, अब वह जब मुझे देखता है तुरंत भाग जाता है। बताइए बंदर की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना, उपकरणात्मक संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखना। एक बंदर को जब मैंने देखा और उसको मार भगाया, अब वह मुझे देखता है तुरंत भाग जाता है। ये कौन सी है? संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना। पावलोव के जो सिद्धांत है कुत्ते पर किया गया, इसमें यही तो है कि घंटी बजती है, उसको भोजन देता है तो वह कुत्ता लाट पकाता है। ये प्रक्रिया जब बार बार होती है तो फिर भोजन की जरूरत नहीं होती। जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते की अपने आप लार आ जाती है। उसी प्रकार जब बंदर को देखा मैंने मारा, अब वह मुझे देखता है तो भाग जाता है। ये क्रिया संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, एक समूह को बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, समाजमिति विधि। अब समूह की बात जहाँ भी होगी वहाँ पे समाजमिति विधि ही आएगी। समाजमिति, अब इसमें कुछ बातें और जान लेते हैं। समाजमिति विधि किसकी दी हुई है? जेल मेलेनो की। व्यक्ति इतिहास विधि केस स्टडी विधि जिसको कहते हैं, किसी भी बच्चा के बारे में हमें कोई गलती या उसके इतिहास के बारे में कुछ भी जानना होता है, उसके काम आती है केस स्टडी विधि। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? C.H. जड, स्किनर, स्पीरमैन, थॉर्नडाइक। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत, हाँ तो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में सही कथन बताइए। आवश्यकता से प्रोत्साहन उत्पन्न होता है, प्रोत्साहन से आवश्यकता मजबूत होती है, आवश्यकता से प्रणोद की उत्पत्ति होती है, प्रणोद आवश्यकता की जननी है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन होता क्या है।
आवश्यकता, आवश्यकता मतलब हमें किसी भी चीज़ की कमी हो वो आवश्यकता कहलाती है। जैसे हमें कुछ लिखना है तो पेन की आवश्यकता है, मतलब वो आवश्यकता, किसी भी चीज़ की आवश्यकता, किसी भी काम में किसी भी चीज़ की जो मतलब कमी होती है वो आवश्यकता कहलाती है। फिर आवश्यकता, फिर आता है प्रणोद, फिर उसके बाद आता है 3 नंबर पर प्रोत्साहन। ये तीनों चीज़ें क्या है, अभिप्रेरणा के अंदर उसके कारक हैं। प्रणोद क्या होता है, प्रणोद जैसे हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, ये प्रणोद आ गया। चालक, चालक या प्रणोद, जैसे प्यास लगने पर पानी पीते हैं, ये सब प्रणोद है। फिर आता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है, जब हम किसी मतलब किसी भी कार्य को करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है, मतलब पुनर्बलन। दो प्रकार का होता है, या तो मतलब सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के प्रोत्साहन भी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 वो राइट हो जाएगा, प्रणोद आवश्यकता की जननी है। 13 है टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था। अब टीएटी होता क्या है, टीएटी मतलब व्यक्तित्व का एक व्यक्तित्व परीक्षण में है विधि दी हुई, मॉर्गन और मुर्रे ने दी थी टीएटी। बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है चिंता मुक्त होना, कार्य करने की इच्छा, आक्रामक, शांत एवं आशावादी। अब बालक, यूंग ने बताया कि बालक के मतलब 3 प्रकार के होते हैं, अंतःमुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब बहिर्मुखी क्या होता है, चिंता मुक्त। हाँ सही बात है, बहिर्मुखी जो बालक होता है उसमें चिंता नहीं होती है, मतलब चिंता मुक्त होता है, कार्य करने की उसमें इच्छा होती है, शांत व आशावादी होता है, लेकिन आक्रामकता का भाव उसमें नहीं पाया जाता है। बहिर्मुखी आक्रामक नहीं होता है, इसमें विशेषता नहीं है, पूछिए ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर, डराकर, प्रलोभन देकर या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, अधिगम में वृद्धि प्रोत्साहन देकर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फिर आता है 16, बालकों के कुसमायोजित होने के कारण, मतलब बालकों में कुसमायोजित होने के क्या क्या कारण है, आनुवंशिक कारण, शारीरिक कारण, स्वभावगत या संवेगात्मक कारण या उपरोक्त सभी। अब इसमें क्या है, आनुवंशिक कारण भी मतलब बालकों में कुसमायोजित होने के कारण पूछा है, आनुवंशिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं, संवेगात्मक भी हो सकते हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। वह बालक जो व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है कहलाता है, वह बालक जो व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है, मतलब व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है, तो प्रतिभावान बालक नहीं होता। अपराधी बालक, अपराधी बालक है वो सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है, जैसे चोरी नहीं करना सामाजिक प्रतिमान में आते हैं, वैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इनसे जो बालक विचलित हो जाते हैं उनको हम अपराधी बालक कहते हैं। मतलब सामान्य बुद्धि से कम पाई जाती है, जैसे सामान्य बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है 70 से 90। किसके अनुसार है ये, टर्मन के अनुसार दी हुई है। विकलांग बालकों के लिए विद्यालय होने चाहिए प्रातःकालीन, रात्रिकालीन, आवासीय या सभी। अब विकलांग बालकों के लिए विद्यालय होने चाहिए, मतलब आने जाने में समय नहीं लगे, मतलब तो उसमें आवासीय विद्यालय उनके लिए अच्छे रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर आता है डिक्रोली विधि का आविष्कार किसने किया था, हिली ने किया था। डिक्रोली विधि का आविष्कार हिली ने किया था, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बालक को अभिवृद्धि पर बल देती है, इसमें सम्मिलित है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बालक की अभिवृद्धि पर बल देती है, इसमें सम्मिलित है लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा देना, अधिगम अनुभव प्रदान करना, व्यक्तिक विकास की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बालक को अभिवृद्धि पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा भी देती है, अधिगम अनुभव भी प्रदान करती है, व्यक्तिक विकास की प्रक्रिया भी होती है, तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को सम्मिलित किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जैसे हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, परिमाणात्मक परीक्षण ही किया जाता है, सिर्फ बच्चे का गुणात्मक और रेटिंग स्केल ये नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में परिमाणात्मक परीक्षण को ही सम्मिलित किया जाता है। फिर अगला, मोंटेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था, मंदबुद्धि एवं सुविधाहीन बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, औसत बुद्धि बालकों के लिए, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। मोंटेसरी प्रणाली का विकास छोटे बच्चों के लिए किया गया था, 3 से 6, जो मतलब जिनके सुविधाहीन हो, किसी चीज़ की सुविधा ना हो, मंदबुद्धि भी हो, तीव्र बुद्धि भी हो, मतलब ज़्यादा उसमें काम यही था कि जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं होती थी उनके लिए मोंटेसरी विधि का विकास किया गया था।
छोटे बच्चों के लिए। इसमें आयु 3 से लगभग 6 वर्ष तक होती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। अब इसमें अतिलोकतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक और मौखिक। इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा हो तो मूल्यांकन मतलब किया जा सकता है। जैसे अब रीट की परीक्षा मान लो या केवीएस की किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो उसमें मूल्यांकन हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अभिसारी चिंतन व अपसारी चिंतन को स्पष्ट किया गिलफोर्ड व अन्य साथियों ने, बिन्ने व उनके साथियों ने, थॉमसन व स्पीरमैन ने, थर्स्टमैन व उनके साथियों ने। अब अभिसारी व अपसारी चिंतन के बारे में सबसे पहले गिलफोर्ड व उनके साथियों ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या है। मतलब कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या है। गतिशीलता, संकल्प शक्ति, समायोजन शक्ति, आत्मचेतना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, आत्मचेतना। क्वेश्चन नंबर 26, प्याजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 13 वर्ष तक, 17 वर्ष तक। तो सबसे पहले हमें प्याजे के सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और प्याजे मूल रूप से स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने संवेगात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। एक तो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसमें 0 से 2 वर्ष तक आयु होती है। फिर आया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बच्चे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चे और अमूर्त या औपचारिक अवस्था जिसमें 11 से 15 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था कौन सी अवस्था होती है जिसमें मतलब समस्त क्रियाएं इंद्रियों के माध्यम से की जाती है। भूख लगती है तो रोने लगता है, ये सब अवस्थाएं इंद्रिय जनित कामक अवस्था में आती है। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बच्चे। इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है, वस्तुओं को मतलब थोड़ा बहुत पहचानने लगता है, आत्म केंद्रित का भाव होता है। सबसे पहले जैसे खिलौने लेता है तो सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, चॉकलेट किसी को नहीं देता है। ये सब बातें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती है जिसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं। तो इसमें ऑप्शन यही हो जाएगा, मतलब तार्किकता का अभाव इसमें पाया जाता है। तार्किकता का नहीं होती है बच्चा, मतलब आत्म केंद्रित ही होता है, इकोसेंट्रिज्म। 7 वर्ष, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक में मतलब मूर्त चिंतन की अवस्था पाई जाती है, जो उसके सामने वस्तु होती है उसके बारे में तो वो थोड़ा बहुत बता लेता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चिंतन भी कर लेता है, लेकिन जो उसके सामने नहीं दिखता है उसको मतलब अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की योग्यता ही बुद्धि है, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि है। अब इसमें ये मतलब चौथा नंबर की 4 नंबर ऑप्शन में जो परिभाषा दी हुई है ये किसी बुद्धि की परिभाषा नहीं है। अब मतलब बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसके अनुसार है, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, मतलब निम्न में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा। मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि, अब मॉडल चित्रों से उत्तम होते हैं। चित्रों में तो मतलब हम दीवार पर कुछ भी चित्र बना देते हैं और मॉडल है, मॉडल के अंदर वो वस्तु या उसका मतलब छोटा या बड़ा रूप। अगर वस्तु छोटी है तो उसका बड़ा रूप और वस्तु बहुत बड़ी है तो उसका मतलब मॉडल छोटा रूप में बनाकर हम बच्चों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी दिखाई पड़ते हैं, मॉडल में सभी दिखाई पड़ते हैं। और चित्र में सिर्फ 2D में बनता है तो इसमें चित्र में बच्चों को ऊंचाई नहीं दिखाई पड़ती है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। अब आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। मतलब प्रश्नकर्ता उत्तरदाता के सामने नहीं बैठता, मतलब प्रश्नावली विधि हो गई। प्रश्नावली विधि में सामने बैठना जरूरी नहीं होता है। एक है इंटरव्यू में तो सामने बैठा जाता है, दोनों को, प्रश्नदाता और उत्तरदाता दोनों के द्वारा आमने सामने बैठकर इंटरव्यू लिया जाता है। प्रश्नावली विधि में आमने सामने बैठने की जरूरत नहीं होती है। प्रश्नावली विधि 4 प्रकार की होती है, खुली, बंद। चलो आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही हम कल भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।